News 18 India। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ जाने की अटकलों के बीच अगले 24 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे लाखों लोगों ने नवी मुंबई में डेरा डालकर महाराष्ट्र सरकार को 24 घंटे का फाइनल अल्टीमेटम दे दिया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए अगले 5 दिनों तक भीषण ठंड और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया और कर्तव्य पथ पर हुई परेड में देश की महिला शक्ति की झलक दुनिया ने देखी, जब पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से महिलाओं की टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया। बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुंबई के करीब नवी मुंबई में अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो अपने समर्थकों के साथ वो मुंबई कूच करेंगे। फिलहाल उन्हें नवी मुंबई में रोका गया है। वो 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और जब उन्हें मुंबई पहुंचने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने नवी मुंबई में ही इस प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। नवी मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। और जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने यह ऐलान किया, उनके हजारों समर्थकों ने एक साथ हुंकार भरी। नवी मुंबई में हुए इस विरोध प्रदर्शन को जिसने भी देखा बस देखता रह गया, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल एक ट्रक की छत पर खड़े दिखाई दिए। उनके चारों तरफ उनके समर्थक नजर आए, समर्थक भी इतने कि गिनना मुश्किल हो जाए। भीड़ इतनी ज्यादा है कि इन्हें काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। वहीं लगातार नारेबाजी हो रही है। नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के आगे मनोज जरांगे पाटिल खड़े दिखे और उनके समर्थक बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सरकार ने उनकी मांग पर क्या जवाब दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, एक मराठा। इसके बाद जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने हाथ में माइक थामा, उनके समर्थक जोश से भर गए। उन्हें सुनने के लिए कोई दीवारों पर चढ़ा दिखा तो किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों की छतों पर डेरा जमा लिया। भीड़ ऐसी कि जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले लोगों ने पूरे के पूरे शिवाजी चौक को घेर लिया और वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मनोज जरांगे पाटिल से महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में बातचीत भी की और उसी बातचीत के बारे में अपने समर्थकों को बताने के लिए वो उस ट्रक की छत पर जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने ऊपर चढ़कर चांदी की एक गदा हवा में लहराई। ऐसा करके उन्होंने सांकेतिक रूप से यह ऐलान किया कि अब आर पार की लड़ाई होगी और फिर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसी ट्रक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बीच ये चर्चा भी तेज हो गई कि हजारों की तादाद में उनके समर्थक मुंबई की तरफ कूच कर सकते हैं। यहाँ से ये जो क्राउड है, ये जो मराठाज हैं, मुंबई जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका अंतिम फैसला अब मनोज जरांगे पाटिल लेंगे। इसके बाद तो नवी मुंबई की तरह ही मुंबई के आजाद मैदान की तरफ भी मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों की भीड़ चल पड़ी। मुंबई में भी जहां तहां सिर पर भगवा रंग की टोपी पहने लोग सड़कों पर उतरने लगे। उन्होंने ये दावा किया कि मनोज जरांगे पाटिल जल्द ही नवी मुंबई से मुंबई की तरफ निकलने वाले हैं और इसी वजह से मुंबई में भी हलचल बढ़ गई, क्योंकि इतनी भारी तादाद में आए लोगों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुंबई पुलिस ने पहले से ही वहां अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने सड़कों पर भगवा झंडे लहराने शुरू कर दी। वहां उनके समर्थन में खड़े कुछ लोगों ने मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा सा स्टेज भी बना दिया। मुंबई के आजाद मैदान में यहाँ पे तैयारियां भी की जा रही हैं। आप देखिए कि एक बड़ा सा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है और वहां धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र से लोगों का जुटना शुरू हो गया। इसे देखते हुए पुलिस की टीमें भी सतर्क हो गई। आजाद मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग पैदल ही उस तरफ जाते नजर आए। इसके बाद तो मुंबई के कई इलाकों की सूरत बदल गई और अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थे मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे। मुंबई की सड़कों पर यह हंगामा बगैर मनोज जरांगे पाटिल के ही मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो ये ऐलान किया कि वो सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ नवी मुंबई में ही रुकेंगे।
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार ने तय वक्त तक उनकी मांग न मानी तो उनके समर्थकों को मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनके इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक मुंबई पहुंचने लगे और पुलिस को यह डर सताने लगा कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के काफिले पर अपनी नजरें गड़ा दी। इसके लिए ड्रोन का सहारा तक लिया गया। इसके साथ ही मुंबई की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और वहां लगे कैमरों के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवी मुंबई में मौजूद जरांगे पाटिल के कई समर्थक वहां की सड़कों पर जमा हो गए और फिर यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि वो किसी भी वक्त मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों कार जो मराठा हैं उन्हें अब मुंबई कुछ करने वाले हैं। इसी भीड़ को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ को संभालना कोई खेल नहीं था। उस पर भी परेशानी तब और बढ़ गई जब मुंबई में लोगों के आने के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब पुलिस रास्ते पर रास्ते बंद कर रही थी और भीड़ मुंबई में घुसती चली आ रही थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने यह जानकारी दी कि वो भी मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत में लगी हुई है। मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग के साथ उन्होंने 20 जनवरी को महाराष्ट्र के जालना से अपने विरोध मार्च की शुरुआत की थी और यह दावा किया था कि वो मुंबई के आजाद मैदान में तब तक धरना देंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। मनोज जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। मतलब महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों में अलग से सीटें रिजर्व की जाएं। इसके अलावा वो सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस बारे में उन्हें भरोसा देकर मुकर गई। यही वजह रही कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। उधर ओडिशा के जगदलपुर में हुए एक खौफनाक सड़क हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयानक था कि इसे जिस किसी ने भी देखा उसकी सांसें थम गई, क्योंकि उस वीडियो में एक तेज रफ्तार कार ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर उसने एक बाइक सवार को भी रौंद दिया। इस भयावह हादसे के बाद तो सड़क पर गाड़ियों के टूटे हुए हिस्से बिखर गए। आसपास मौजूद जिन लोगों ने इस हादसे को देखा उनकी आवाज गले में ही अटक गई। थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा पसर गया। यह भयानक हादसा ओडिशा के जगदलपुर में हुआ। हादसे से पहले वहां सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन तभी सड़क से एक ट्रैक्टर गुजरता दिखाई दिया। सामने से एक ऑटो और उसके पीछे एक तेज रफ्तार कार आती नजर आई। चंद सेकंड के अंदर उस ट्रैक्टर के पीछे 2 बाइक भी पहुंच गई, लेकिन तभी उस कार ने आगे निकलने के चक्कर में पहले ऑटो को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रहे बाइक सवार से भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ऑटो और कार दोनों सड़क के किनारे पलट गए, जबकि जिस बाइक को कार ने टक्कर मारी उसके परखचे उड़ गए और बाइक चला रहा वो आदमी कार से टकराने के बाद सड़क पर काफी दूर तक घिसटता चला गया। बताया गया कि इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सड़क हादसे में एक लड़के की मौत के बाद बवाल मच गया। बताया गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ लड़के वहां मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे थे, लेकिन इसी दौरान गन्ने से लदा एक ट्रक बेकाबू होकर एक मोटरसाइकिल पर पलट गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार उस लड़के की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने पलटे हुए ट्रक के ऊपर चढ़कर ट्रक में मौजूद एक आदमी की पिटाई शुरू कर दी। वहां से आई तस्वीरों में 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोग सड़क पर पलटे हुए ट्रक पर खड़े दिखाई दिए और उनके बीच फंसा हुआ वो आदमी बुरी तरह पिट रहा था। इस दौरान नीचे खड़े लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करते दिखे। बताया गया कि हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया और इसी वजह से लोगों का गुस्सा ट्रक में मौजूद दूसरे आदमी पर उतरा। इतना ही नहीं, वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की वजह से गाड़ियों का आना जाना भी रुक गया। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने लोगों को समझा बुझाकर उस रास्ते को खाली करवा दिया। सड़क पर पलटे ट्रक को भी हटा दिया गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि ट्रक पर जरूरत से ज्यादा गन्ना लदा हुआ था और इसी वजह से वो बेकाबू होकर पलट गया। ये गन्ने के कुछ ट्रक्स हैं जो ये ओवरलोड चल रहे हैं, इसमें आरटीओ के द्वारा मिलकर के साथ में संयुक्त कार्रवाई की जा रही। पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुट गई। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा रैली के दौरान हुए इस हादसे की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक कांग्रेस विधायक लोगों की समस्याओं को अपने कपड़े पर लिखकर गणतंत्र दिवस मनाने पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोक दिया और पुलिसकर्मियों के रोकने की वजह से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भड़क गए।
इस दौरान उनकी पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की हो गई। वो उन्हें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने से रोकते नजर आए और नीरज शर्मा बार बार ये कहते रहे कि उनके पास निमंत्रण पत्र है, इसलिए उन्हें कोई भी कार्यक्रम में जाने से नहीं रोक सकता। 26 जनवरी मनाने के लिए रोक रहे हैं एमएलए को। लेकिन इसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मी और उनके बीच काफी देर तक बहस होती रही और वो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने के लिए अड़ गए। मुझे 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जा रहा। असल में नीरज शर्मा ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने के लिए जो कुर्ता पहना था उसमें जन समस्याएं लिखी थी। उस कुर्ते के आगे के हिस्से में बड़े अक्षरों में जय सिया राम लिखा नजर आया, जबकि दाहिने तरफ स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को लेकर पुलिस एक गेस्ट हाउस पहुंच गई। वहां उन्हें हिरासत में रखा गया, लेकिन इसके बाद जोरदार हंगामा हो गया क्योंकि उन्हें हिरासत में लेने की जानकारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंच गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। वो गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। वहां कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने हिरासत में रखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनप्रतिनिधि को बिना वजह हिरासत में लेने के खिलाफ नाराजगी जताई और वो पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ही नीरज शर्मा का हाथ पकड़ उन्हें अपने साथ गेस्ट हाउस से बाहर ले जाते नजर आए। कौन रोक रहा है इसको? क्यों रोक रहे हो इसको? एमएलए को रोक सकते हो क्या? हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दखल के बाद वहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें नहीं रोका। बताया गया कि अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए फंड न मिलने की वजह से नीरज शर्मा नाराज थे। उधर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की चपेट में आने से एक बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। इस हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया और उस वीडियो में दिखा कि मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर होने के बाद वो बच्ची सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई। इस टक्कर से पहले वो बच्ची रास्ते के किनारे चलती दिखी। वो सड़क को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी, इसीलिए वो बार बार पीछे से आने वाली गाड़ियों को भी देखती रही। एक बाइक के गुजरने के बाद उसे रास्ता साफ दिखा। मौका मिलते ही उसने तेजी से सड़क को पार करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार में एक और मोटरसाइकिल सवार आ गया। बच्ची ने उसे देख भी लिया, लेकिन उसे लगा कि वो रास्ता पार कर जाएगी। वो मोटरसाइकिल सवार इतनी तेजी से आया कि बच्ची के दूसरी तरफ जाने से पहले ही उसने उसको जोरदार टक्कर मार दी। बाइक से टकराने के बाद वो बच्ची हवा में उछलकर कई फीट दूर जा गिरी। इस हादसे में वो बुरी तरह घायल हो गई। बताया गया कि बच्ची स्कूल से घर जा रही थी, लेकिन इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया। इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बाल सुधार गृह से 6 लड़के भाग निकले। पुलिस के मुताबिक ये घटना तब हुई जब उन लड़कों को सुबह के नाश्ते के बाद उनके कमरों से बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन तभी उनमें कई लड़कों ने वहां सुरक्षा में तैनात गार्ड को धक्का दिया और बाल सुधार गृह के गेट की तरफ दौड़ पड़े। ग्वालियर पुलिस के होश उड़ा देने वाली इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी, क्योंकि सुबह के वक्त उस सुधार गृह में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया और वहां तैनात एक गार्ड बाल सुधार गृह के दरवाजे की तरफ जाता दिखाई दिया। लेकिन अचानक दरवाजे से एक के बाद एक कई लड़के गेट की तरफ दौड़ते दिखे। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई रेस हो रही हो, क्योंकि बाल सुधार गृह के दरवाजे से पलक झपकते ही 7 लड़के निकले और गेट तक पहुंच गए। उनमें एक वहां लगे गेट पर चढ़कर बाहर कूदा तो बाकी के 5 लड़कों ने दीवार फांदी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि सुधार गृह के स्टाफ को कुछ समझ आने से पहले ही कई लड़के आंखों से ओझल हो गए। लेकिन एक लड़का ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे दौड़े गार्ड ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे अंदर की तरफ खींच लिया। और इसके बाद वहां खलबली मच गई, क्योंकि दिन दहाड़े 6 आरोपी उस बच्चों की जेल, बाल सुधार गृह यानी बच्चों की जेल से भाग गए। बताया गया कि वहां से भागने के लिए उन 6 लड़कों ने 3 दिन पहले ही प्लानिंग कर ली थी और सुबह जब नाश्ता करने के बाद वो बाहर आए तो वहां से भाग निकले। बताया गया कि 3 दिन पहले एक शातिर नाबालिग बदमाश को उस बाल सुधार गृह में लाया गया था। इसके बाद जब 22 जनवरी की शाम को उन लड़कों को बाहर मैदान में लाया गया, तभी उन्होंने भागने के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी वीडियो खंगाले गए तो पिछले 3 दिनों में उन लड़कों के हाव भाव बदले नजर आए। उनको जब भी कमरों से बाहर लाया जाता था, वो उस बाल सुधार गृह के गेट के पास वाली दीवार के पास ही नजर आते थे और इसके बाद सुबह मौका देखकर उन्होंने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया और वहां से भाग निकले। बताया गया कि भागने वाले सभी बाल अपराधी एक ही कमरे में रहते थे और 3 दिन पहले ही उनके कमरे में वो शातिर बदमाश आया था और उसके आने के बाद ही उन लड़कों ने साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया था। ऐसे में माना जा रहा है कि वो शातिर बदमाश ही इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है और उस लड़के ने ही वहां से भागने का पूरा प्लान तैयार किया था। बताया गया कि बाल सुधार गृह से भागे सभी 6 लड़कों में 3 पर हत्या के आरोप हैं, जबकि बाकी भी संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं।
और इसीलिए उनके भागते ही पूरे ग्वालियर में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही उस बाल सुधार गृह में बड़े पुलिस अधिकारियों का जमावड़ा लग गया। तो अंदर से भग के आए और मैंने धक्का मारा तो मैं गिर पड़ा और वो भग के दीवार फांद के भी निकल गए। भागने वाले 6 लड़कों में 4 हत्या के आरोपी बताए गए, जबकि बाकी 2 पर अपहरण और अवैध वसूली समेत कई संगीन आरोप हैं। बाल सुधार गृह एक तरह की जेल है, लेकिन वहां नाबालिग आरोपियों को सुधारने की कोशिश की जाती है और इसीलिए जब सुधार गृह से वो 6 लड़के भागे तो पुलिस के होश उड़ गए। 7 लोग भागने की कोशिश किया, उसमें से 6 लोग सफल भी हो गया, एक बीच में पकड़ा गया। पुलिस उन लड़कों से मिलने आए लोगों की जांच में जुट गई। साथ ही आरोपियों की तलाश में उनके परिवार और दोस्तों के घर पर भी दबिश दी गई। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक पानी की टंकी के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के लोग पुलिस वालों से भिड़ गए। ये पूरा बवाल तब हुआ जब उस पानी की टंकी के लिए जगह देने वाले कांग्रेस नेता को उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। इसी बात पर कांग्रेस के समर्थक भड़क गए। इसके बाद विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता उद्घाटन समारोह में पहुंच गए और जैसे ही पुलिस के लोगों ने उन्हें आगे जाने से रोका, वो लोग उनसे ही भिड़ गए। कुछ लोग तो पुलिस वालों के साथ हाथापाई पर उतर आए। इस पूरी घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पुलिस वालों के साथ बहस करती दिखाई दी। उनमें एक आदमी तो पुलिस के एक अधिकारी को उंगली दिखाकर उन पर भड़कता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद अधिकारी उन लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, उनसे हंगामा रोकने और वहां से लौटने की अपील भी की गई, लेकिन लाख समझाने के बाद भी कांग्रेस के समर्थक नहीं माने। वो लोग वहीं डटे रहे और उन्होंने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन जब हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। पुलिस के जवान कांग्रेस समर्थकों को वहां से धक्का देकर हटाते दिखे। आरोप है कि पुलिस की सख्ती से नाराज होकर उन लोगों ने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की। हालांकि थोड़ी देर में पुलिस ने हंगामा करने आए उन लोगों को वहां से हटा दिया। उधर यूपी के एटा में एक तेंदुए के रिहायशी इलाके में दिखाई देने के बाद दहशत का माहौल बन गया। गांव वालों को कुछ दिनों से तेंदुए जैसे किसी जानवर के पैरों के निशान उनके खेतों में मिल रहे थे, लेकिन एक सीसीटीवी वीडियो में तेंदुआ दिखते ही वहां हड़कंप मच गया और लोगों ने तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। जिसके बाद रात के वक्त एक दीवार पर तेंदुआ चलता हुआ दिखा। काफी देर तक गांव के लोग खामोशी से उस तेंदुए के निकलने का इंतजार करते रहे। जितनी देर तक वो तेंदुआ दीवार पर चलता हुआ दिखा, उतनी देर लोगों की सांसें अटकी रही। 3 दिन पहले किसी जानवर ने गांव में एक गाय का शिकार किया था। गांव के लोगों को अब जाकर पता चला कि ये काम इसी तेंदुए का हो सकता है। गांव में लगे सीसीटीवी वीडियो में भी तेंदुआ दबे पांव चलता हुआ दिखा। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस और वन विभाग को तेंदुए के होने की खबर दे दी। साथ ही आसपास के गाँव में तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। खेतों में गाँव के लोग एक साथ मिलकर तेंदुए की तलाश में जुट गए, लेकिन तेंदुए को ढूंढने में कामयाबी नहीं मिली। उधर केरल के राज्यपाल के अभिभाषण पूरा न पढ़ने पर विवाद हो गया। केरल की विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब राज्यपाल ने सरकार के अभिभाषण को महज 78 सेकंड में पढ़कर खत्म कर दिया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सदन में अभिभाषण की सिर्फ अंतिम कुछ लाइनें ही पढ़ी, जबकि ये 62 पन्नों का अभिभाषण था। केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच कई मुद्दों पर पहले भी तकरार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार की शुरुआत जींद से करेगी। आम आदमी पार्टी ने वहां रविवार को एक बड़ी रैली का आयोजन किया है। इस रैली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई दूसरे नेता भी शामिल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरती और मंदिर में दर्शन की समय सूची जारी कर दी। ट्रस्ट के मुताबिक रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 4 बजे शुरू होगी, जबकि श्रद्धालुओं के लिए सुबह 7 बजे से मंदिर खोल दिया जाएगा। इसी तरह शाम की आरती 7:30 बजे होगी। उधर बड़ी खबर आई भीषण ठंड से जुड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में जनवरी के आखिर तक कड़ाके की ठंड पड़ने और घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया। मतलब आने वाले 5 दिन लोगों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 27 से 31 जनवरी तक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रचंड ठंड का प्रकोप बना रहेगा। इसके अलावा लोगों को शीतलहर के साथ भयानक कोहरे से भी जूझना पड़ सकता है। और तो और मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश का भी अनुमान जताया है। मतलब पूरे उत्तर भारत को फिलहाल ठंड से राहत मिलती नहीं दिख रही। पहाड़ी राज्यों से आने वाली बर्फीली हवाओं की वजह से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में लोगों को प्रचंड ठंड की मार झेलनी पड़ सकती है। लेकिन परेशानी यह है कि हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ लोगों को भयानक कोहरे का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अगले कुछ दिन तक घना कोहरा पड़ सकता है।
ऐसा कोहरा जिसमें सड़क पर निकलने का मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना होगा। मतलब आने वाले दिनों में भी लोगों को ठंड और कोहरे से राहत मिलती नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके मुताबिक 27 से 31 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भीषण ठंड का दौर जारी रह सकता है। इसके अलावा आने वाले 3 दिन यानी 27 से 29 जनवरी तक इन राज्यों में घने से बहुत घने कोहरे का भी अनुमान जताया गया। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली एनसीआर घने कोहरे से जूझ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर फाइटर जेट का फ्लाई पास देर से शुरू करना पड़ा। कर्तव्य पथ पर सबसे पहले राज्यों की झांकियां सामने आई और जब कोहरा छटा तो आसमान में लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई गई। लेकिन कोहरे की सबसे ज्यादा मार विमानों और ट्रेनों पर पड़ रही है, क्योंकि भयानक कोहरे की वजह से न तो विमान उड़ान भर पा रहे हैं, न ही पटरियों पर ट्रेनें दौड़ रही हैं। और इसी वजह से सफर पर निकले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो चारों तरफ सफेद कोहरे की चादर बिछी दिखाई दी। रनवे से लेकर एयरपोर्ट का बाहरी हिस्सा तक भी धुंध की चपेट में नजर आया। इससे वहां से उड़ने वाली दर्जनों इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट लेट हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी महज 200 मीटर दर्ज की गई और इसी वजह से दिल्ली से उड़ने वाली कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट दूसरे शहरों के लिए डाइवर्ट कर दी गई। सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि कोहरे की वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी ठप हो गई। दिल्ली से चलने वाली और दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाली ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे लेट हो गई। इसी तरह सड़क पर कोहरे ने गाड़ियों के पहिए रोक दिए। ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं रहा, बल्कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में कोहरे ने विमानों और ट्रेनों की आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया और इसी वजह से लोगों की परेशानियां कई गुना बढ़ गई। लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक न तो शीतलहर से निजात मिलती दिख रही है और न ही कोहरा पीछा छोड़ने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी कर दी। जबकि पिछले कई हफ्तों से भारत के उत्तरी हिस्से में प्रचंड ठंड पड़ रही है। सर्दी की वजह से कई राज्यों का हाल बेहाल है। सुबह होने के बाद लोग दोपहर तक घरों से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और सूरज छिपने के बाद लोग घरों में छुप रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की एक चेतावनी ने पूरे उत्तर भारत के लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवियर कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया। मतलब दिन के वक्त भी लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। सीवियर कोल्ड डे तब होता है जब अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री कम हो, जबकि न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री से नीचे ही बना रहे। इसके अलावा अगले 2 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में कोल्ड डे जारी रहेगा। कोल्ड डे तब होता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री कम हो जाए। और देश के मैदानी हिस्सों में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई और कश्मीर के शोपियां से आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे पूरे इलाके पर किसी ने सफेद रंग की चादर डाल दी हो। सड़क पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। पेड़ पौधे, होटल, मकान और गाड़ियों की छत बर्फ से ढकी नजर आई। इसी तरह जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पहलगाम और बारामूला में भी बर्फबारी हुई। और तो और बारामूला जिले का गुलमर्ग भी बर्फबारी से गुलजार हो गया, जबकि कुछ हफ्ते पहले तक गुलमर्ग में बर्फ का नामो निशान नहीं था। लेकिन 55 दिन के सूखे मौसम के बाद आसमान से हुई बर्फबारी से वहां सब कुछ सफेद हो गया। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हुई। राज्य के रोहतांग, लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों, चंबा और धर्मशाला में धौलाधार की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ गिरी। रोहतांग टनल के पास तो 2 इंच बर्फबारी हुई। इससे सड़कों पर फिसलन शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई और पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी का यह सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर देश के मैदानी हिस्सों पर होगा। मतलब दिल्ली समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी ठंड अचानक बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 27 से 29 जनवरी तक बर्फबारी और कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में मौसम के इस बदलाव के पीछे की वजह नया पश्चिमी विक्षोभ है। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले तूफान होते हैं। ये ऐसी तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं। ये भूमध्य सागर से निकलकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए
भारत पहुंचकर बर्फबारी और बारिश कराती है। अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से इन पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल सकता है। मतलब कभी बर्फबारी तो कभी बारिश हो सकती है। और तो और मौसम विभाग के मुताबिक इन तीनों राज्यों में लगातार शीतलहर का प्रकोप भी जारी रहेगा। उधर बेंगलुरु में मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगने की कोशिश नाकाम हो गई। बेंगलुरु के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। इस कार्यक्रम में शामिल हुए एक आदमी ने सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीएम के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में तेलंगाना के पूर्व डिप्टी सीएम महमूद अली गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान बेहोश हो गए। वहां मौजूद लोगों ने महमूद अली को सहारा दिया और फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो के चंद्रशेखर राव की सरकार में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने एक अवैध शराब की तस्करी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये शराब तस्कर उत्तर प्रदेश से शराब ले जाकर बिहार में बेचता था। पुलिस ने कुछ महीने पहले ही इसके कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया। मतलब एक ऐसा शख्स जो हूबहू राहुल गांधी की तरह दिखता है। उनके मुताबिक वो बॉडी डबल ही राहुल गांधी की जगह असम में यात्रा के दौरान पैदल चल रहा था। और उन्होंने ये दावा एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से किया। हिमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि असम में राहुल गांधी की जो यात्रा निकली उसमें उन्होंने अपने हमशक्ल का इस्तेमाल किया। असम के सीएम के मुताबिक उस यात्रा की बस में राहुल की जगह आगे की सीट पर उनका बॉडी डबल बैठा था। बॉडी डबल यूज किया था बास में। मतलब बास का सामने जो राहुल गांधी को दिखाई देते हैं वो राहुल नहीं होता। इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर दिखाते हुए ये दावा भी किया कि बरपेटा में 2 दिन पहले राहुल ने जो रैली की उसमें भी राहुल गांधी की जगह उनका यही डुप्लीकेट था। ये सामने जो लोग बैठा है उसको राहुल गांधी नहीं लगते, दूर से राहुल गांधी लगते हैं। इस दौरान उन्होंने ये दावा भी किया कि राहुल गांधी अपनी बस में बनाए गए खास कमरे में बैठे रहते हैं और उस कमरे में सिर्फ उनके करीबी नेताओं को जाने की इजाजत होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 22 जनवरी को असम में दाखिल हुई थी और तभी से राहुल असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा के निशाने पर है। यहाँ तक कि उनके निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया था। उधर दक्षिण कोरिया में 1 महीने के अंदर एक और बड़े नेता पर हमला हो गया। वहां कुछ दिन पहले ही विपक्षी दल के नेता पर बुसान शहर में हमला हुआ था और अब वहां की सांसद बे ह्यून जिन को राजधानी सोल में एक सिरफिरे ने शिकार बना लिया और उस हमलावर ने सांसद बे ह्यून जिन के सिर पर पत्थरों से दनादन कई बार कर दिए। वीडियो में बे ह्यून जिन उस लड़के के साथ एक कमरे में आती दिखी। सब कुछ सामान्य था और फिर अचानक उस सिरफिरे ने अपने हाथ में लिए नुकीले पत्थर से उनके सिर पर वार कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाती वो हमलावर उन पर हावी हो गया। वो लगातार वार करता गया। इसका असर ये हुआ कि बे ह्यून जिन जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद तो वो हमलावर उनके ऊपर चढ़कर बैठ गया और उनके सिर पर निशाना लगाकर पत्थर मारता गया। इस दौरान उस कमरे में मौजूद एक छोटे से दरवाजे से एक शख्स बाहर आया। उसने उस हमलावर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उस हमलावर पर तो जैसे खून सवार था और वो लगातार वार करता गया। इसके बाद मदद के लिए आया वो लड़का भागकर दोबारा उस कमरे के अंदर गया और अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आया। फिर उन लोगों ने किसी तरह बे ह्यून जिन के ऊपर लदे उस हमलावर को धक्का देकर अलग किया। लेकिन तब तक दक्षिण कोरिया की सत्ताधारी पार्टी की सांसद बे ह्यून जिन का काफी खून बह चुका था। बताया गया कि सांसद पर हमला करने वाला वो लड़का सिर्फ 15 साल का है। हालांकि हमले को अंजाम देते ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 1 महीने के अंदर दक्षिण कोरिया के दूसरे राजनेता पर हुए इस तरह के हमले ने दहशत मचा दी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही वहां विपक्षी दल के नेता ली जे-म्यूंग पर एक जानलेवा हमला हुआ था। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में एक आदमी ने सरेआम ली जे-म्यूंग की गर्दन पर चाकू से हमला बोल दिया था। वो हमलावर ऑटोग्राफ लेने के बहाने उनके पास आया था और अचानक उसने अपने पास रखे चाकू से उनकी गर्दन पर वार कर दिया था। इस बार इसी तरह का हमला सत्ताधारी पार्टी की सांसद बे ह्यून जिन पर हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार हमलावर के हाथों में चाकू की जगह नुकीला पत्थर था। हालांकि दक्षिण कोरिया में ऐसे हमले पहले भी हो चुके हैं। वहां 2022 में विपक्षी नेता सोंग गिल पर एक रैली के दौरान हथौड़े से हमला हुआ था। इससे पहले 2006 में पूर्व राष्ट्रपति पार्क गेन हे पर भी चाकू से वार किए गए थे। और सिर्फ राजनेता ही नहीं, बल्कि 2015 में तो दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी राजदूत पर भी हमला हो गया था और इन्हीं हमलों की लिस्ट में एक नया हमला जुड़ गया। हालांकि दक्षिण कोरिया की सरकार ने बताया कि बे ह्यून जिन को
वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया और अब वो खतरे से बाहर है। उधर बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। सरकार के निर्देश पर कई जिलों के डीएम बदल दिए गए तो कई विभागों के सचिवों का भी तबादला कर दिया गया। इसी कड़ी में पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को हटाकर उनकी जगह शीर्षत कपिल को जिम्मेदारी दी गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 दशकों में भारत विकास के मामले में कई देशों को पछाड़ देगा। तो 2047 आने पर भारत दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा होगा। यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी भेजकर गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने अपने खत में भारत और ब्रिटेन के मजबूत रिश्ते का भी जिक्र किया। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नीतीश कुमार से जुड़ी। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं। मतलब विपक्षी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस अपने तुरुप के इक्के का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के 5 बार फोन करने के बाद भी नीतीश कुमार ने उनसे बात नहीं की। इसलिए सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए खुद सोनिया गांधी उन्हें फोन कर सकती हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरह से उठापटक मची है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार की सियासत में अगले कुछ घंटों में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। और सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदलने की फिराक में है। सूत्रों ने दावा किया कि एक साथ मिलकर सरकार चला रहे आरजेडी और जेडीयू के रिश्तों में दरार पड़ चुकी है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ एक नई सरकार का गठन कर सकते हैं। सूत्रों ने तो यह भी दावा किया कि 28 जनवरी यानी 2 दिन बाद नीतीश कुमार नई सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में होने जा रहे इस बड़े सियासी उलटफेर में बीजेपी को फिर डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और इसके अलावा एक और डिप्टी सीएम भी बीजेपी के कोटे से ही बन सकता है। आरजेडी का आरोप है कि नीतीश अंदर ही अंदर सियासी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी नेताओं को नीतीश कुमार ने मिलने का भी वक्त नहीं दिया। यानी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच रिश्तों में खटास पड़ चुकी है। और इस बात पर बिहार के राजभवन से सामने आई एक तस्वीर ने मोहर लगा दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के राज्यपाल की तरफ से दी गई चाय पार्टी में नीतीश अपने दल बल के साथ पहुंचे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। यानी पटना में रहते हुए भी राज्यपाल के बुलावे पर वो राजभवन पहुंचे ही नहीं। राज्यपाल की तरफ से दी गई चाय पार्टी के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो बिहार में सत्ता चला रही दोनों पार्टियों के बीच की खाई को दिखाने के लिए काफी है। राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे दिखे। उनके बगल वाली कुर्सी खाली नजर आई। उस खाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची चिपकाई गई थी, लेकिन जेडीयू नेता अशोक चौधरी उस कुर्सी के पास पहुंचे और उस पर लगी पर्ची को अपने हाथों से उखाड़ दिया। अशोक चौधरी बिना देर किए नीतीश कुमार के बगल में लगी उस कुर्सी पर बैठ गए और तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची को नीतीश कुमार से बातचीत के दौरान लपेटते नजर आए। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तल्खी गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भी दिखी, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक ही कार्यक्रम में होते हुए दूर दूर बैठे नजर आए, जबकि सीएम नीतीश कुमार के पास ही एक कुर्सी खाली थी। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। इस बात की चर्चा तेज हो गई कि आरजेडी और जेडीयू की राहें बहुत जल्द अलग हो सकती हैं, क्योंकि जेडीयू ने अगले 2 दिन में अपने होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। 28 जनवरी को होने वाली महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक बिहार में चल रही सियासी खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने भी अगले 2 दिन के अपने सभी कार्यक्रम टाल दिए। सूत्रों के मुताबिक अगले विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। और सूत्रों ने बताया कि जेडीयू लोकसभा और विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ कदम ताल मिलाने वाले हैं। इसका इशारा बीजेपी की तरफ से भी मिलने लगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। और खबर है कि नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस दोनों से नाराज है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद तो नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया। हालांकि रोहिणी ने अपनी पोस्ट में नीतीश कुमार या जेडीयू का नाम तक नहीं लिया था, लेकिन लालू की बेटी की पोस्ट ने जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रहे शीत युद्ध की आग में ही घी डालने का काम किया।
सूत्र बताते हैं कि नीतीश ने आरजेडी से अपनी राहें अलग करने का प्लान बनाया तो लालू की पार्टी ने भी बिहार विधानसभा में बिना जेडीयू के बहुमत का आंकड़ा जुटाने की तैयारी शुरू कर दी। और सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पासा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ फेंका गया। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए आरजेडी ने उन्हें अपने पाले में लाने का ऑफर दिया। सूत्रों ने दावा किया कि आरजेडी ने तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को बिहार का डिप्टी सीएम बनाने का बड़ा ऑफर दे दिया। जीतन राम मांझी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन उन्होंने 2 दिन पहले ही बिहार में खेला होने की बात कही थी। और सूत्र बताते हैं कि जीतन राम मांझी को एनडीए के साथ जोड़े रखने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने सांसद नित्यानंद राय को सौंपी। और सूत्रों ने बताया कि वो लगातार संतोष सुमन और जीतन राम मांझी के संपर्क में है, यानी आरजेडी को मांझी के यहाँ अपनी दाल गलाने में कड़ी मशक्कत करनी होगी। खबर तो ये भी है कि नीतीश के तेवर देखकर आरजेडी बिना जेडीयू के बिहार में सरकार बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। सूत्रों ने बताया कि आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के एक विधायक से भी समर्थन मांग लिया, क्योंकि सियासी उलटफेर के बीच बिहार विधानसभा में एक विधायक की अहमियत बढ़ गई। बिहार में आए ताजा सियासी भूचाल के बीच जोड़ तोड़ की कोशिश भी तेज हो गई। नीतीश कुमार के बिना सरकार बनाने के लिए आरजेडी और महागठबंधन को 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। और उसी जादुई आंकड़े को पाने की जुगत में लालू यादव की पार्टी जुट गई। बिहार में बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों खेमों में हलचल तेज है, क्योंकि बिहार विधानसभा की नंबर गेम के मुताबिक 243 सदस्यों वाले सदन में बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 122 विधायकों का है। आरजेडी 79 सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं बीजेपी 78 विधायकों के साथ दूसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर की ये दोनों पार्टियां बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से बहुत पीछे है। यही वजह रही कि चुनाव के ठीक बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार के 45 विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन नीतीश ने बाद में आरजेडी का दामन थाम लिया था। सूत्रों के मुताबिक अब एक बार फिर नीतीश कुमार और बीजेपी की सियासी गोटी फिट बैठती नजर आ रही है। तो वहीं बिहार में सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए आरजेडी भी जोड़ तोड़ के खेल में जुट गई। और इसी वजह से आरजेडी जीतन राम मांझी और ओवैसी की पार्टी के विधायकों को अपने खेमे में मिलाने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों के विधायकों की संख्या जोड़ दें तो महागठबंधन के कुल विधायकों की संख्या 114 तक पहुंच जाएगी। और विधायकों का यह आंकड़ा बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 8 ही कम होगा। जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 विधायक अगर आरजेडी के साथ जाते हैं तो महागठबंधन विधायकों का आंकड़ा 118 तक पहुंच जाएगा। इसमें एआईएमआईएम के एक विधायक को भी मिला दें तो संख्या 119 हो जाएगी, जो बहुमत से सिर्फ 3 कम होगी। यानी अगर जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 और एआईएमआईएम का एक विधायक आरजेडी के साथ आ भी जाएं, तब भी तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि सरकार बनाने के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को बीजेपी या जेडीयू के किले में सेंध लगानी होगी। लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत आरजेडी के लिए अपने खेमे को मजबूत रखने की है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई विधायकों के फोन नॉट रीचेबल हैं और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के विधायकों पर बीजेपी की नजर है। और अगर कांग्रेस के किले में सेंध लगी तो कांग्रेस से भी बड़ा झटका आरजेडी के लिए होगा। और इसी से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि विपक्षी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार के नाम पर ममता बनर्जी तैयार नहीं थी, जबकि दावा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना चाहते थे। खबर है कि कांग्रेस इसके लिए तैयार भी थी और उसने गठबंधन में शामिल 13 पार्टियों को मना भी लिया था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि नीतीश के नाम पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि इसीलिए दिल्ली की बैठक में ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आगे किया था, लेकिन कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया था। और माना जा रहा है कि इसी वजह से नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन से हटने का मन बना लिया। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, तो ये पीछे की कहानी ये पता चल रही है? देखिए, कहानी यही है कि नीतीश कुमार जिस पद पर उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रधानमंत्री पद के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, उस पर ममता ने ब्रेक लगा दिया। उसके बाद देखिए घटनाक्रम देखिए कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ नीतीश को आउट किया बल्कि खड़गे के नाम पर उन्होंने प्रपोज भी कर दिया और उसके साथ अरविंद केजरीवाल का साथ भी ले लिया। लेकिन इस पर भी बात नहीं बनी। तो बाद में देखिए कांग्रेस ने अब तक नीतीश कुमार के इनकार के बाद कांग्रेस ने अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम संयोजक पद के लिए नहीं दिया, क्योंकि उसको लगता था कि इसी का बहाना बना के नीतीश कुमार जा सकते हैं इंडिया अलायंस से बाहर। इसलिए कांग्रेस भले ही
फूक फूक के कदम रख रही थी, लेकिन नीतीश कुमार लगता है ऐसा कि मन बना चुके हैं और अब कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए उन्होंने परसों जो है अपने पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई। एक जो शुक्रिया अरुण आपका। इधर ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को नकार दिया। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील ने बड़ा दावा किया। उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट का हवाला देकर दो टूक कहा कि वहां मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही वो कोर्ट में चुनौती पेश कर सकते हैं। ज्ञानवापी मामले में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद शिवलिंग और देवताओं की टूटी हुई कुछ प्रतिमाओं की तस्वीरें सामने आई। हिंदू पक्ष ने इस रिपोर्ट के मिलने के बाद दावा किया कि वहां मौजूद ढांचे से पहले मंदिर था। ज्ञानवापी मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि कोर्ट जल्द ही इस पर अपना फैसला सुना देगी। जैसे राम भक्तों का भरोसा था, वैसे शिव भक्तों का भी भरोसा है कि न्याय होगा। उधर राजस्थान के सीकर में गहनों की एक दुकान पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एक रोज पहले शहर के एक इलाके में 2 बदमाशों ने गहनों की इस दुकान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और गोलियों की तड़तड़ाहट की वजह से पूरा इलाका थर्रा गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के वक्त 2 बदमाश गहनों की एक दुकान के पास खड़े नजर आए। चेहरा छिपाने के लिए एक बदमाश हेलमेट पहने दिखा, जबकि दूसरे ने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उनमें एक ने पहले गहनों की दुकान के अंदर ताक झांक की और फिर दोनों वहां से थोड़ी दूर चले गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मौका देखकर पिस्तौल से दुकान पर गोलियों की बौछार कर दी। एक के बाद एक कई गोलियां दागने के बाद दोनों बदमाश वहां से दौड़ते हुए भाग निकले। इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और फिर 15 घंटे के अंदर वारदात में शामिल 3 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में एक कार के खाई में गिरने के बाद पुलिस के जवानों ने कुछ लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया। यह हादसा तब हुआ जब औली से ऋषिकेश जाने के दौरान एक कार बेकाबू होकर कई फीट गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे के बाद पुलिस ने कुछ लोगों की मदद से घायलों को उस खाई से बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें वहां रहने वाले कई लोग घायलों को खाई से निकालने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन उस गहरी खाई से घायलों को निकालना कोई आसान काम नहीं था। इसके बाद भी पुलिस और वहां रहने वाले लोगों ने हार नहीं मानी। लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा और फिर धीरे धीरे किसी तरह घायलों को ऊपर लाने में जुट गए। इस दौरान उन लोगों ने काफी सावधानी बरती, क्योंकि कार जिस खाई में गिरी थी वो कई फीट गहरी थी। मतलब वहां जरा सी चूक का मतलब मौत को दावत देना था। हालांकि कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन लोगों ने हादसे में घायल 4 लोगों को बाहर निकाल लिया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि कार सवार 4 लोग मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और उनमें 2 की हालत गंभीर है। उधर कैलिफोर्निया में बाढ़ में 14 घंटे तक फंसी रही एक महिला का रेस्क्यू किया गया। वो महिला 14 घंटे तक एक पलटी हुई कार के ऊपर बैठी रही। बताया गया कि एक नदी को पार करने की कोशिश में उस महिला की कार पलट गई थी और वो अपनी जान बचाने के लिए उस पलटी हुई कार के ऊपर चढ़कर बैठ गई और करीब 14 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को उस महिला के वहां फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पहुंची और नदी के बीचों बीच फंसी उस महिला को बचाया। रेस्क्यू टीम का एक जवान रस्सी के सहारे उस हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और फिर उस महिला को भी रस्सी से बांध दिया। इसके बाद उस हेलीकॉप्टर में मौजूद रेस्क्यू टीम ने उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचा और वो महिला सही सलामत बाहर आ गई। बताया गया कि एक दिन पहले उस महिला ने उस नदी को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन उस महिला को उस नदी की गहराई का अंदाजा नहीं लगा। ऐसे में जब वो उस नदी के बीच पहुंची तो पानी की गहराई बढ़ने की वजह से उसकी गाड़ी पलट गई और वो वहीं फंसी रह गई। इधर अयोध्या में पर्यटकों को एक और बड़ा तोहफा मिला। अयोध्या आने वाले पर्यटक अब सरयू नदी में सोलर क्रूज का भी आनंद ले सकेंगे। वहां के गुप्तार घाट पर पहला सोलर क्रूज पहुंच गया। इस सोलर क्रूज को कोच्चि से कोलकाता के रास्ते बिहार होते हुए अयोध्या लाया गया। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। जांच में पता चला कि इस ड्रोन को चीन में बनाया गया था। खबर है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स की सप्लाई करने का प्लान था। श्रीनगर में गणतंत्र दिवस पर भारतीय हज समिति ने झंडा फहराया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। उधर ईरान की राजधानी तेहरान के एक अस्पताल में भीषण आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया और इससे वहां भर्ती सैकड़ों मरीजों की जान आफत में पड़ गई, क्योंकि उस अस्पताल की इमारत आग की लपटों से घिर गई। ऐसा लगा मानो कुछ मिनट में ही वो अस्पताल राख के ढेर में तब्दील हो जाएगा।
क्योंकि वहां एक या दो मंजिल नहीं बल्कि भीषण आग ने एक साथ पूरी इमारत पर अपना कब्जा जमा लिया। आग इतनी भयंकर थी कि अस्पताल की खिड़कियों में लगे कांच चटक गए और टूट टूट कर नीचे गिरते नजर आए। वहां से आग की धधकती लपटें दूर दूर तक फैलती हुई दिखी। इस दौरान आग के बड़े गोले भी नीचे गिरते दिखाई दिए और वहां अंधेरे में सिर्फ आग की तेज रोशनी चमकती रही। बताया गया कि उस अस्पताल की इमारत में पहले निचले हिस्से में चिंगारी भड़की और कुछ ही देर में 2 से 3 मंजिल तक फैल गई और थोड़ी देर बाद तो आग इमारत के ऊपरी हिस्से में भी पहुंच गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई क्योंकि ये तेहरान का बड़ा अस्पताल माना जाता है और वहां बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे। हालांकि आग की वजह से किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई। इस बीच रूस में यूक्रेन के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक वो लोग यूक्रेन की सेना को अहम जानकारियां पहुंचा रहे थे और जैसे इसकी भनक रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी को लगी, उसने उन्हें दबोच लिया। यूक्रेन के लिए जासूसी करने वाले दोनों आरोपियों को पकड़ने का वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में एफएसबी के जवान रात के वक्त एक गाड़ी में उनकी कार का पीछा करते दिखे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। एफएसबी के जवान उन्हें जमीन पर पटककर हथकड़ी पहनाते दिखाई दिए। रूस के मीडिया के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी रूसी नागरिक हैं जो रोस्तोव न दोनों शहर में गिरफ्तार किए गए। ये शहर अजोव सागर के उत्तरी किनारे पर मौजूद है। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क समेत कई अहम इलाके इस शहर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हैं। और यूक्रेन पर हमले के लिए रूस इस शहर को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल करता आया है। रूस के मीडिया ने दावा किया कि पकड़े गए दोनों आरोपी वहां रूसी फौज से जुड़ी अहम जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे और ये जानकारी पैसों के बदले यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही थी। उधर जंगलों में लगी आग से कोलंबिया की राजधानी बोगोता दहल गई और उसकी वजह से वहां के कई हिस्सों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में जंगल से काला धुआं उठता नजर आया। वहां के जंगल के अलग अलग हिस्से धधकते दिखाई दिए और आग पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए चुनौती बन गया। ऐसे में वहां की पुलिस ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन सभी जगहों का पता लगाया और फिर वहां आसमान से पानी का छिड़काव किया। इसकी वजह से कुछ हिस्सों में लगी आग बुझ गई, लेकिन जिन हिस्सों में आग पर काबू नहीं पाया जा सका वो लोगों के लिए खतरा बन गई क्योंकि तूफानी हवाओं की वजह से वो आग तेजी से आगे बढ़ती गई। इसे देखते हुए वहां के कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई और बताया गया कि वहां की पुलिस के अलावा सेना के 600 जवान भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए क्योंकि जिस रफ्तार से आग फैली वो रिहायशी इलाकों के लिए भी खतरा बन गई और इसीलिए कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दूसरे देशों से भी मदद मांगी। उधर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। उन्होंने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा करते हुए जोर देकर कहा कि आज की दुनिया में ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना आसान नहीं है। पुतिन ने खुलकर कहा कि रूस भारत पर भरोसा कर सकता है। दिल्ली की गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति की विशेष झलक देखने को मिली। इस परेड में पहली बार स्वाति रडार और पिनाका रॉकेट प्रणाली का नेतृत्व महिलाओं ने किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। वहां तिरंगा फहराने के बाद जवानों ने बांग्लादेश के सैनिकों को मिठाइयां बांटी। इधर राजस्थान के अजमेर में एक दुकान के बाहर खड़ी एक गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि जिस गाड़ी में आग लगी उसमें करीब 1 लाख रुपए भी रखे हुए थे जो गाड़ी के साथ जलकर राख हो गए। तस्वीरों में दिखा कि एक बदमाश ने पहले उस गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का, इसके बाद उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और जलती हुई तीली उस गाड़ी के बोनेट पर फेंकी। पेट्रोल की वजह से आग बेहद तेजी से फैली और पलक झपकते ही उसने पूरी गाड़ी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस दौरान उस गाड़ी का हर हिस्सा आग की लपटों से घिरा नजर आया। बताया गया कि इस आग में सिर्फ वो गाड़ी ही नहीं जली बल्कि उसमें रखे करीब 1 लाख रुपए और 20,000 की कीमत के कपड़े भी जलकर राख हो गए। बाद में गाड़ी के मालिक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 पक्षों की महिलाओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 पक्षों में एक मामूली बात पर विवाद हो गया था और इसके बाद उन दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे पर लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। वीडियो में 2 महिलाएं पीला सूट पहने एक महिला पर हमलावर होती नजर आईं। उन दोनों ने एक के बाद एक उस पर लाठियों की बरसात कर दी। इस दौरान एक तीसरी महिला आगे आई और उसने उसके बाल पकड़कर उसे खींच दिया और उसने उस महिला के बाल खींचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उस महिला को वहीं छोड़कर वहां मौजूद बाकी महिलाएं भी आपस में लड़ पड़ी। इस दौरान वहां कुछ बच्चे भी खड़े नजर आए। महिलाओं पक्षों के बीच में नाली के विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा, मारपिटाई और गाली गलौज हुई है।
काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा और महिलाएं एक दूसरे को मारती रहीं। बताया गया कि दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया था और इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई। इधर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मनोहर लाल खट्टर भावुक हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान एक झांकी देखकर इतना भावुक हो गए कि वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कलाकारों के बीच पहुंच गए। वो राम और सीता के रूप में कलाकारों को देखकर पहले तो अपनी कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। इसके बाद उन कलाकारों के बीच पहुंचकर उन्होंने उनके पैर भी छुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में गणतंत्र दिवस पर 601 फीट के तिरंगे के साथ एक विशाल रैली निकाली गई। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 6 वर्षों से लगातार निकलते आ रहा है। मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। इस घटना में एक आदमी की मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की। उन्होंने धामी की सादगी का जिक्र कर उन्हें साधु बता दिया। इससे पहले कांग्रेस नेताओं के अयोध्या न जाने पर प्रमोद कृष्णम अपनी ही पार्टी पर सवाल भी उठा चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी की सादगी और सरलता को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि पुष्कर सिंह धामी भी एक साधु ही हैं। उधर भूमध्य सागर के टापू देश साइप्रस के कोस्ट गार्ड ने समंदर में भटके सीरिया के करीब 60 शरणार्थियों की जान बचा ली। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक छोटी नाव पर मौजूद वो लोग 6 दिन से भूमध्य सागर में भटक रहे थे और उनकी जानकारी मिलते ही साइप्रस की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाले कोस्ट गार्ड के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। उस नाव पर मौजूद सीरियाई शरणार्थियों को एक जहाज पर लाया गया, लेकिन पानी की कमी की वजह से उस नाव पर 3 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले और उन बच्चों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। साइप्रस के कोस्ट गार्ड का एक जवान रस्सी के सहारे उन बच्चों को एक एक कर जहाज से हेलीकॉप्टर पर लाता दिखा। रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया के करीब 60 शरणार्थियों को लेकर वो नाव 18 जनवरी को लेबनान से निकली थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही वो रास्ते में भटक गई। 6 दिन तक समंदर में भटकने के बाद उसे भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में मौजूद साइप्रस के करीब देखा गया। हालांकि गनीमत यह रही कि साइप्रस के कोस्ट गार्ड ने उस नाव पर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुए एक सड़क हादसे की खौफ से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक ट्रक ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मारी। घटना उस वक्त हुई जब वो ट्रक उस स्कूटर से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उस ट्रक ने उस स्कूटर को टक्कर मार दी। इस घटना की जो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, उसमें उस स्कूटर पर एक आदमी और एक बच्चा सड़क किनारे से जाते दिखाई दिए। तभी वहां पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उस स्कूटर को भयंकर टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बड़ी खबर आई महाराष्ट्र से। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुंबई के करीब नवी मुंबई में अपने हजारों समर्थकों के साथ पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो अपने समर्थकों के साथ वो मुंबई कूच करेंगे। फिलहाल उन्हें नवी मुंबई में रोका गया है। वो 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध 26 जनवरी यानी मुंबई में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे और जब उन्हें मुंबई पहुंचने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने नवी मुंबई में ही इस प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। नवी मुंबई में मनोज जरांगे पाटिल ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण पर फैसला लेने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया और जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने यह ऐलान किया, उनके हजारों समर्थकों ने एक साथ हुंकार भरी। नवी मुंबई में हुए इस विरोध प्रदर्शन को जिसने भी देखा बस देखता रह गया, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल एक ट्रक की छत पर खड़े दिखाई दिए। उनके चारों तरफ उनके समर्थक नजर आए, समर्थक भी इतने कि गिनना मुश्किल हो जाए। भीड़ इतनी ज्यादा है कि इन्हें काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल जो है वो हो जाएगा। वही लगातार नारेबाजी हो रही है। नवी मुंबई के शिवाजी चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के आगे मनोज जरांगे पाटिल खड़े दिखे और उनके समर्थक बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर सरकार ने उनकी मांग पर क्या जवाब दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलते, उनके समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक मराठा।
इसके बाद जैसे ही मनोज जरांगे पाटिल ने हाथ में माइक थामा, उनके समर्थक जोश से भर गए। उन्हें सुनने के लिए कोई दीवारों पर चढ़ा दिखा तो किसी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों की छतों पर डेरा जमा लिया। भीड़ ऐसी कि जहां तक निगाह गई लोग ही लोग नजर आए। मराठा आरक्षण का समर्थन करने वाले लोगों ने पूरे के पूरे शिवाजी चौक को घेर लिया और वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बची। मनोज जरांगे पाटिल से महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल ने इस बारे में बातचीत भी की और उसी बातचीत के बारे में अपने समर्थकों को बताने के लिए वो उस ट्रक की छत पर जाकर खड़े हो गए और फिर उन्होंने ऊपर चढ़कर चांदी की एक गदा हवा में लहराई। ऐसा करके उन्होंने सांकेतिक रूप से यह ऐलान किया कि अब आर पार की लड़ाई होगी और फिर सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए उसी ट्रक पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस बीच ये चर्चा भी तेज हो गई कि हजारों की तादाद में उनके समर्थक मुंबई की तरफ कूच कर सकते हैं। यहाँ से ये जो क्राउड है, ये जो मराठाज हैं, मुंबई जाएंगे या नहीं जाएंगे, उसका अंतिम फैसला अब मनोज जरांगे पाटिल लेंगे। इसके बाद तो नवी मुंबई की तरह ही मुंबई के आजाद मैदान की तरफ भी मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों की भीड़ चल पड़ी। मुंबई में भी जहां तहां सिर पर भगवा रंग की टोपी पहने लोग सड़कों पर उतरने लगे। उन्होंने ये दावा किया कि मनोज जरांगे पाटिल जल्द ही नवी मुंबई से मुंबई की तरफ निकलने वाले हैं और इसी वजह से मुंबई में भी हलचल बढ़ गई, क्योंकि इतनी भारी तादाद में आए लोगों को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मुंबई पुलिस ने पहले से ही वहां अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी, क्योंकि मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल के समर्थकों ने सड़कों पर भगवा झंडे लहराने शुरू कर दी। वहां उनके समर्थन में खड़े कुछ लोगों ने मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ा सा स्टेज भी बना दिया। मुंबई के आजाद मैदान में यहाँ पे तैयारियां भी की जा रही हैं। आप देखिए कि एक बड़ा सा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है और वहां धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र से लोगों का जुटना शुरू हो गया। इसे देखते हुए पुलिस की टीमें भी सतर्क हो गई। आजाद मैदान की तरफ जाने वाले रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया। वहां गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोग पैदल ही उस तरफ जाते नजर आए। इसके बाद तो मुंबई के कई इलाकों की सूरत बदल गई और अगर कुछ सुनाई दिया तो वो थे मराठा आरक्षण के समर्थन में नारे। मुंबई की सड़कों पर यह हंगामा बगैर मनोज जरांगे पाटिल के ही मचा हुआ था, क्योंकि उन्होंने तो ये ऐलान किया कि वो सरकार को 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं और तब तक वो अपने समर्थकों के साथ नवी मुंबई में ही रुकेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी कि अगर सरकार ने तय वक्त तक उनकी मांग न मानी तो उनके समर्थकों को मुंबई पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। और उनके इसी ऐलान के बाद महाराष्ट्र पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल के कहने पर महाराष्ट्र के कोने कोने से उनके समर्थक मुंबई पहुंचने लगे और पुलिस को यह डर सताने लगा कि कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाए। इसीलिए महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे पाटिल के काफिले पर अपनी नजरें गड़ा दी। इसके लिए ड्रोन का सहारा तक लिया गया। इसके साथ ही मुंबई की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर भी पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए और वहां लगे कैमरों के जरिए हर हलचल पर नजर रखी जाने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवी मुंबई में मौजूद जरांगे पाटिल के कई समर्थक वहां की सड़कों पर जमा हो गए और फिर यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि वो किसी भी वक्त मुंबई की तरफ बढ़ सकते हैं। सैकड़ों हजारों कार जो मराठा हैं उन्हें अब मुंबई कूच करने वाले हैं। इसी भीड़ को देखते हुए मुंबई में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ को संभालना कोई खेल नहीं था। उस पर भी परेशानी तब और बढ़ गई जब मुंबई में लोगों के आने के सिलसिले ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। मतलब पुलिस रास्ते पर रास्ते बंद कर रही थी और भीड़ मुंबई में घुसती चली आ रही थी। यही वजह रही कि महाराष्ट्र पुलिस ने उस भीड़ पर नजर बनाए रखने के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने यह जानकारी दी कि वो भी मनोज जरांगे पाटिल से बातचीत में लगी हुई है। मनोज जरांगे पाटिल महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और अपनी इसी मांग के साथ उन्होंने 20 जनवरी को महाराष्ट्र के जालना से अपने विरोध मार्च की शुरुआत की थी और यह दावा किया था कि वो मुंबई के आजाद मैदान में तब तक धरना देंगे जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। मनोज जरांगे पाटिल ये चाहते हैं कि मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए, मतलब महाराष्ट्र में स्कूलों और कॉलेजों में अलग से सीटें रिजर्व की जाएं। इसके अलावा वो सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और उनका आरोप है कि सरकार इस बारे में उन्हें भरोसा देकर मुकर गई। यही वजह रही कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना। इस बीच दिल्ली के नजदीक हरियाणा के फरीदाबाद में एक कांग्रेस विधायक लोगों की समस्याओं को अपने कपड़े पर लिखकर गणतंत्र दिवस मनाने पहुंच गए, लेकिन वहां पुलिस कर्मियों ने उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोक दिया और पुलिस कर्मियों के रोकने की वजह से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा भड़क गए।
इस दौरान उनकी पुलिस के जवानों से धक्का मुक्की हो गई। वो उन्हें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने से रोकते नजर आए और नीरज शर्मा बार बार ये कहते रहे कि उनके पास निमंत्रण पत्र है, इसलिए उन्हें कोई भी कार्यक्रम में जाने से नहीं रोक सकता। 26 जनवरी मनाने के लिए रोक रहे हैं एमएलए को। लेकिन इसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस कर्मी और उनके बीच काफी देर तक बहस होती रही और वो गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने के लिए अड़ गए। मुझे 26 जनवरी के सरकारी कार्यक्रम में नहीं जाने दिया जा रहा। असल में नीरज शर्मा ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में जाने के लिए जो कुर्ता पहना था उसमें जन समस्याएं लिखी थी। उस कुर्ते के आगे के हिस्से में बड़े अक्षरों में जय सिया राम लिखा नजर आया, जबकि दाहिने तरफ स्वास्तिक का चिन्ह भी दिखाई दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया और कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को लेकर पुलिस एक गेस्ट हाउस पहुंच गई। वहां उन्हें हिरासत में रखा गया, लेकिन इसके बाद जोरदार हंगामा हो गया क्योंकि उन्हें हिरासत में लेने की जानकारी मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पहुंच गए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। वो गेस्ट हाउस के अंदर घुस गए। वहां कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पुलिस ने हिरासत में रखा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक जनप्रतिनिधि को बिना वजह हिरासत में लेने के खिलाफ नाराजगी जताई और वो पुलिस मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक सड़क हादसे की खौफ से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक ट्रक ने एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो ट्रक उस स्कूटर से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान उस ट्रक ने उस स्कूटर को टक्कर मार दी। इस घटना की जो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई उसमें उस स्कूटर पर एक आदमी और एक बच्चा सड़क किनारे से जाते दिखाई दिए। तभी वहां पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उस स्कूटर को भयंकर टक्कर मार दी और उस स्कूटर पर सवार दोनों लोग नीचे गिर गए। इसके बाद वो ट्रक उस बच्चे को रौंदते हुए आगे चला गया और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। इस हादसे में उस 10 साल के बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी, जबकि उस आदमी को मामूली चोटें आई। बताया गया कि स्कूटर से वो बच्चा अपने नाना के साथ घर लौट रहा था। उधर नए इमिग्रेशन बिल के खिलाफ फ्रांस में बवाल मच गया। उस बिल के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और मैक्रोन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे और उन प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर दी। इसके बाद वहां हालात बिगड़ गए और पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने सरकार का विरोध जताने के लिए कई दुकानों में तोड़फोड़ भी कर दी। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। वहां से आई एक तस्वीर में एक गाड़ी धू धू कर जलती नजर आई। इसके बाद पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और आग बुझाई गई। नए बिल से फ्रांस में नागरिकता के नियम बदल जाएंगे और अनचाहे विदेशियों को डिपोर्ट करने की फ्रांस सरकार की ताकत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फ्रांस के लोगों के लिए अपने परिवार के सदस्यों को वहां लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर अमेरिका में पहली बार किसी दोषी को मौत की सजा देने के लिए नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की गई। अमेरिका में पहली बार किसी कैदी को नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत की सजा दी गई। ये अलाबामा राज्य में हुआ, जहां हत्या के एक दोषी को नाइट्रोजन गैस सुंघाई गई। इसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को बधाई दी। एक दिन पहले केंद्र सरकार ने 2024 के लिए पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वालों में एक्टर वैजयंतीमाला, चिरंजीवी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। इतिहास में पहली बार फ्रांस के 4 लोगों को भी पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। एक दिन पहले ही उनके नाम का ऐलान किया गया। खास बात यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के भारत में मौजूद रहने के दौरान इसकी घोषणा की गई। इधर देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत की महिला शक्ति की झलक दिखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया और इसके बाद गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। सबसे पहले 100 महिला कलाकारों ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड का शुभारंभ किया। ऐसा गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ, क्योंकि अभी तक हमेशा गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत सेना के बैंड के साथ होती थी। इसके अलावा परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की तरफ से महिला सिपाहियों की टुकड़ी एक साथ शामिल हुई। तीनों सेनाओं की महिला सिपाहियों की इस टुकड़ी की अगुवाई भारतीय सेना की कैप्टन संध्या राव ने की। इसके बाद भारत की तीनों सेनाओं में नर्सिंग सर्विस से जुड़ी 144 महिला सिपाहियों ने एक साथ कर्तव्य पथ पर कदमताल किया। यह भी गणतंत्र दिवस के इतिहास में पहली बार हुआ। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत की मातृशक्ति की झलक झांकियों में भी नजर आई।
वायुसेना और सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्था DRDO की झांकी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दर्शाया गया। लेकिन 75वें गणतंत्र दिवस पर महिला शक्ति की झलक ही दुनिया ने नहीं देखी, बल्कि 40 साल पहले बंद हो चुकी एक परंपरा को दोबारा शुरू किए जाने की भी चर्चा पूरे देश में होने लगी। क्योंकि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ तक पहुंची। 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी में बैठकर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुआ। 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसी बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचे। लाल रंग की इस बग्घी को खींचते हुए घोड़े और राष्ट्रपति की अंगरक्षक टुकड़ी जैसे ही कर्तव्य पथ पर पहुंची, 40 साल पहले बंद हो चुकी परंपरा की दोबारा शुरुआत हो गई। बीते 40 साल से गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कार के जरिए समारोह में शामिल होने आते थे। 1950 में पहले गणतंत्र दिवस पर इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें बैठे थे। 1984 तक ये परंपरा जारी रही, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली, क्योंकि बग्घी की जगह बुलेट प्रूफ कार के इस्तेमाल का फैसला सुरक्षा को देखते हुए लिया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट बने। उनके सामने फ्रांस में बने रफाल फाइटर जेट ने ताकत दिखाई और फ्लाई पास्ट के दौरान आसमान को चीरते हुए कई तरह के करतब दिखाए। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जब भारतीय वायुसेना के 6 रफाल विमान गरजे तो पूरी दिल्ली का आसमान इससे गूंज उठा। गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रफाल की उड़ान पर बेहद खुश नजर आए। इस दौरान वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते भी दिखे। 30,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन दिखाए। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल दर्शक आसमान की तरफ टकटकी लगाए वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के हैरान करने वाले करतब देखते रहे। पहली बार गणतंत्र दिवस के फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और उनकी दहाड़ ऐसी थी कि दुश्मन का कलेजा कांप जाए। और 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर शौर्य के साथ ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की भी झलक दिखी। उत्तर प्रदेश की झांकी पर अयोध्या में बने राम मंदिर का मॉडल और रामलला विराजमान नजर आए। और जैसे ही ये झांकी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ी, वहां मौजूद सभी लोग एकटक उसकी तरफ देखने लगे। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की थीम पर उत्तर प्रदेश की झांकी कर्तव्य पथ पर पूरी शान के साथ उतरी। झांकी के अगले हिस्से में राम मंदिर का मॉडल बना दिखा। उसके ठीक ऊपर रामलला धनुष और बाण लिए खड़े दिखाई दिए। कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी पर विराजमान रामलला ने सभी का मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम विकसित भारत समृद्ध विरासत रखी गई। इसलिए उस पर राम मंदिर और महाकुंभ के कलश के साथ साथ जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रैपिड रेल का मॉडल भी नजर आया। इसके साथ ही झांकी के पिछले हिस्से में ब्रह्मोस मिसाइल की झलक देखने को मिली। मतलब गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर आध्यात्म के साथ ही पराक्रम भी दिखा। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंग बिरंगी पगड़ी में नजर आए। प्रधानमंत्री ने 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पगड़ी पहनी वो बांधनी प्रिंट की थी। बांधनी प्रिंट राजस्थान में काफी लोकप्रिय है। पीएम की पगड़ी में लाल, पीला, गुलाबी और नीला रंग मिला हुआ नजर आया और उस पर अलग अलग तरह के प्रिंट दिखाई दिए। पीला रंग ज्यादा होने की वजह से इस पगड़ी को भगवान श्री राम से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि मान्यता है कि पीला रंग भगवान श्री राम को बेहद पसंद है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी रामलला की मूर्ति को पीला वस्त्र ही पहनाया गया था। इसीलिए पीएम की पगड़ी के रंग को रामलला से जोड़कर देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर खास तरह की पगड़ी पहनने की परंपरा को आगे बढ़ाया। इधर बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने रणजी ट्रॉफी के एक मैच में इतिहास रच दिया। रणजी ट्रॉफी के एक मैच में हैदराबाद के बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल ने महज 147 गेंदों में ट्रिपल सेंचुरी बना दी। इसके साथ ही वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 13 शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए वो 160 गेंदों पर 323 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पंजाब के अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान बीएसएफ जवानों का शौर्य देख लोगों का उत्साह बढ़ गया। वहां पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। झारखंड हाईकोर्ट ने मनुस्मृति का जिक्र करते हुए एक महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया।
अदालत ने साफ किया कि अपने फैसले के पीछे उसने भारत के धर्म ग्रंथों को आधार बनाया, जिनमें बुजुर्गों की सेवा करने को भारत की संस्कृति बताया गया है। अपने परिवार से अलग रह रही उस महिला ने अपने पति से गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के इटावा में वन विभाग और एसटीएफ की टीम ने मिलकर कछुओं की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। इस दौरान तस्करों से 650 से ज्यादा कछुए बरामद किए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन कछुओं की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। उधर गुजरात के पोरबंदर में समंदर में झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहां श्री राम स्विमिंग क्लब के लोगों ने लहरों के बीच राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलाम किया और झंडा फहराकर उन्होंने देशभक्ति के नारे लगाए। पोरबंदर में श्री राम स्विमिंग क्लब के इन लोगों ने समंदर में तिरंगा लहराकर गणतंत्र दिवस मनाया और देश के लिए अपना सम्मान जताया। वहां दूर से ही लहरों के बीच देश की शान में तिरंगा लहराता नजर आया। झंडा फहराने के बाद उन लोगों ने तैरते हुए राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग समंदर के तट पर भी मौजूद रहे और उन्होंने समंदर में झंडा फहराए जाने के बाद एक साथ राष्ट्रगान गाया। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए समंदर में गोताखोरों की टीम भी मौजूद रही, जो नाव से वहां गश्त लगाती नजर आई। पोरबंदर में पिछले कई साल से 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर लहरों के बीच झंडा फहराया जा रहा है। इसके साथ ही आजादी का जश्न मनाने के लिए वहां खेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस बीच दिल्ली में मौजूद रूसी दूतावास ने भारत को 75वें गणतंत्र दिवस पर अनोखे अंदाज में बधाई दी। वहां गदर फिल्म के गाने पर जमकर डांस किया गया और फिल्मी अंदाज में मोटरसाइकिल से एंट्री लेते हुए डांस की शुरुआत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक वीडियो भी शेयर किया गया। इस वीडियो में रूस के राजदूत समेत रूस के कई नागरिक नाचते दिखाई दिए। सनी देओल की फिल्म गदर के हिट गाने पर रूस के लोगों ने ऐसे डांस किया कि हर शख्स उन्हें देखने को मजबूर हो गया। इस कार्यक्रम में रूस के नागरिकों के साथ भारत के लोगों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर डांस किया। इसके साथ ही रूसी बच्चों ने भी मन मोह लेने वाले डांस स्टेप किए। इस दौरान रूस के कलाकारों ने तलवार से भी कई करतब दिखाए। इसके बाद इस कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने भारत का झंडा हाथ में लेकर 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इधर हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट का दूसरा दिन भारत के बल्लेबाजों के नाम रहा। पहली पारी में भारतीय टीम की बढ़त 175 रन पर पहुंच चुकी, जबकि रविंद्र जाडेजा 81 रन बनाकर और अक्षर पटेल 35 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। रविंद्र जाडेजा से पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने बड़ी पारियां खेली। ओपनर यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाकर आउट हो गए, तो केएल राहुल भी 86 रन के स्कोर पर आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने 35 और विकेटकीपर श्रीकर भरत ने 41 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन पर पहुंच गया। पहली पारी में टीम इंडिया की बढ़त 175 रन की हो चुकी है। उधर नोवाक जोकोविच एक बड़े उलटफेर में ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए इटली के यानिक जिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया। इसके साथ ही जोकोविच का एक और ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया। वो मेंस सिंगल्स में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 24 बार ये उपलब्धि हासिल की है। बिहार के वैशाली में पुलिस ने 14 कुख्यात अपराधियों की तस्वीर जारी कर उन पर भारी भरकम इनाम की घोषणा कर दी। पुलिस के मुताबिक इन अपराधियों के बारे में जानकारी देने वालों को लाखों रुपए दिए जाएंगे और इनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। दावा है कि उन सभी पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। अमेरिका के जॉर्जिया में चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक के जरिए 19 साल बाद जुड़वा बहनों की मुलाकात हो गई। बताया गया कि दोनों बहनों को जन्म के बाद ही अलग अलग परिवारों को बेच दिया गया था। श्रीनगर की डल झील में 120 शिकारों को तिरंगे की तरह सजाया गया। डल झील में इस तरह की भव्य सजावट पहली बार की गई। इसके साथ ही श्रीनगर के कई इलाकों में तिरंगा भी फहराया गया। द फ्लैग वो भी डल लेक में, इट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उधर रूस ने दावा किया कि 2 रोज पहले बेलग्रेद शहर में जो विमान क्रैश हुआ था उसके बारे में यूक्रेन को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। उसके मुताबिक विमान के उड़ान भरने से पहले ही यूक्रेन को 15 मिनट तक उस रूट पर किसी भी तरह का हमला न करने का अलर्ट दे दिया गया था। लेकिन रूस ने आरोप लगाया कि उसके अलर्ट के बाद भी यूक्रेन की सेना ने विमान को निशाना बनाया। रूस के बेलग्रेद शहर में लैंडिंग से ठीक पहले रूस का वो विमान आग का गोला बन गया था। बाद में रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि उस विमान में मौजूद यूक्रेन के 65 युद्धबंदियों समेत सभी 74 लोगों की मौत हो गई थी। रूस ने यूक्रेन पर अपने ही लोगों का खून बहाने का आरोप लगाया और उसके मुताबिक यूक्रेन की खुफिया एजेंसी को पहले ही बता दिया गया था कि यूक्रेन के युद्धबंदियों को लेकर वो विमान
बेलग्रेद के एयरपोर्ट पर उतरेगा और उस रूट पर 15 मिनट तक हवाई हमले रोकने का अलर्ट जारी किया गया था। Instead, the command was sent to open fire. हालांकि यूक्रेन ने उस विमान के बारे में अलर्ट जारी करने के रूस के दावे को खारिज कर दिया और इसके साथ ही उस विमान पर हमला करने के आरोपों को भी झूठा करार दिया। ज़ेलेंस्की ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। यही नहीं, उन्होंने आशंका जताई कि वो हमला किसी और ने नहीं बल्कि रूस ने ही किया, क्योंकि रूस के जिस बेलग्रेद शहर में विमान क्रैश हुआ वो यूक्रेन की पूर्वी सीमा से लगा हुआ है और जंग के बाद से ही रूस ने वहां बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने इस बात की आशंका जताई कि यूक्रेन के युद्धबंदियों को ले जा रहे उस विमान पर रूस ने ही हमला कर दिया होगा। यानी रूस और यूक्रेन दोनों ने इस मामले में एक दूसरे पर उंगली उठा दी। इसी बीच घटना वाली जगह की तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में दिखा कि सफेद बर्फ से ढके इलाके में वो जगह बिल्कुल काली पड़ गई जहां विमान क्रैश हुआ, क्योंकि लैंडिंग से कुछ देर पहले ही वो विमान आग के गोले में तब्दील हो गया था। विमान का मलबा उस इलाके में काफी दूर तक फैला नजर आया। जांच में जुटे रूस के अधिकारी उस विमान के बचे कुचे हिस्सों को इकट्ठा करते दिखाई दिए। उधर गाजा में भुखमरी के डरावने हालात दिखाने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो उस वक्त का बताया गया जब दक्षिणी गाजा के एक शहर में राहत सामग्री से भरा एक ट्रक पहुंचा और लोगों की भीड़ ने उस ट्रक को हर तरफ से घेर लिया। भूख से बेहाल लोगों की भीड़ तो जैसे उस ट्रक पर टूट पड़ी। कुछ लोग तो ट्रक के ऊपर चढ़ गए। आसपास हजारों लोगों की भीड़ ने ट्रक को घेर लिया। हर शख्स ट्रक पर पहुंचने की कोशिश में लगा दिखा। लोगों की भीड़ देखकर यह समझना मुश्किल नहीं था कि एक ट्रक राहत सामग्री इन लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा कुछ नहीं थी। शायद इसीलिए वहां मौजूद हर शख्स अपने हिस्से के निवाले के लिए उस ट्रक पर टूट पड़ा। दावा किया जा रहा है कि दक्षिणी गाजा के ज्यादातर कैंपों में लोगों का हाल ऐसा ही है। उत्तरी गाजा में दिसंबर से छिड़ी आमने सामने की जंग के बाद गाजा की पूरी आबादी दक्षिणी गाजा में सिमटी हुई है। करीब 17 लाख लोगों के बेघर होने का दावा किया जा रहा है। बेघर लोगों की यही आबादी अब राहत शिविरों में मौजूद है, जो राहत सामग्री लाने वाले ट्रकों पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि दक्षिणी गाजा के ये हालात वहां महामारी फैलने की वजह बन सकते हैं। इस बीच गाजा में एक दिन पहले राहत सामग्री बांटे जाने के दौरान हुए हमले पर इजरायल और फिलिस्तीन आमने सामने आ गए। फिलिस्तीन का आरोप है कि राहत सामग्री बांटे जाने के दौरान इजरायल की फौज ने बेकसूर लोगों पर गोलियां चला दी और इस हमले में मरने वालों की गिनती 20 पर पहुंच गई, जबकि 75 लोग इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए काम करने वाली यूएन की एक संस्था के मुताबिक मरने वाले लोगों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। एक दिन पहले हुए उस हमले का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया था। वीडियो में लोग जान बचाने के लिए दौड़ते नजर आए। कुछ के हाथों में तो राहत सामग्री के कुछ पैकेट भी दिखे। बीच बीच में गोलीबारी की आवाजें भी सुनाई दी। खबरों के मुताबिक राहत सामग्री बांटे जाने के दौरान ही गोलीबारी कर दी गई थी, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई और भगदड़ शुरू हो गई। फिलिस्तीन के आरोपों के बाद इजरायल की फौज ने मामले की जांच कराने की बात कह दी। साथ में यह भी कह दिया कि इस हमले के पीछे हमास का हाथ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच इजरायल की सेना पर एक बार फिर उंगली उठा दी गई। गाजा के खान यूनिस इलाके में अपने परिवार को बचाने के लिए जा रहे कुछ लोगों पर फायरिंग कर दी गई। वो निहत्थे लोग हाथ में सफेद झंडा लेकर जाते दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई। गोली लगने की वजह से काली जैकेट पहना एक आदमी जमीन पर गिर गया। जब वो नहीं उठा तो उसके साथ मौजूद दूसरे लोगों ने हाथों और पैरों को पकड़कर उसे उठाया और वहां से दूर ले गए। वो उस आदमी के लिए मदद मांगने के लिए चीखने लगे, लेकिन इतने में ही दोबारा गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस गोलीबारी से पहले काली जैकेट वाले उस आदमी ने दावा किया कि इजरायल के सैनिकों ने उसके परिवार को एक मकान में कैद कर रखा। 5 लोगों का ग्रुप उस मकान की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिनमें एक आदमी के हाथ में सफेद झंडा दिखाई दिया। इस झंडे के जरिए उसने ये बताने की कोशिश की कि उससे किसी को कोई खतरा नहीं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही उन पर फायरिंग हो गई। गोली लगने की वजह से काली जैकेट वाला आदमी बुरी तरह घायल हो गया। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में स्कूली बच्चों को हथियार थमाए जाने लगे। वहां गेरेरो राज्य में पिछले दिनों अचानक बच्चों के अगवा होने की घटनाएं बढ़ गई और इसी के बाद वहां की पुलिस ने स्कूली बच्चों के हाथों में हथियार सौंप दिए, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि उन स्कूली बच्चों के हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें दिखाई दी। मेक्सिको के गेरेरो राज्य के उन बच्चों को फौजियों की तरह तैयार किया गया और बताया गया कि उन्हें उस इलाके में अपराधियों से लड़ने के लिए पुलिस के साथ तैनात करने की भी प्लानिंग है।
de la policía comunitaria, pero nosotros इस दौरान वो बच्चे कमांडो की तरह चेहरे पर नकाब पहने दिखाई दिए। बताया गया कि इस कमांडो यूनिट में 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों को शामिल किया गया। वहीं 12 साल से छोटे बच्चों को डंडे चलाने की ट्रेनिंग दी गई। वहां अचानक बच्चों को अगवा किए जाने के मामले बढ़ गए। इसके बाद वहां की पुलिस ने स्कूलों के साथ मिलकर बच्चों की ब्रिगेड बनाने का फैसला लिया। इस ब्रिगेड में लड़कियां भी शामिल हैं। उन्हें भी बाकायदा दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। इधर बिहार के मधेपुरा में चल रहे भागवत कथा के कार्यक्रम में अचानक हड़कंप मच गया। वहां भीड़ में मौजूद एक आदमी ने कथा सुना रहे शख्स पर अचानक हमला कर दिया और उन्हें उनकी कुर्सी से गिराकर उन पर पिस्तौल तान दी। पूरे पंडाल में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कथा सुना रहे शिवा शास्त्री पर हमला क्यों किया गया। हमला पिंटू सिंह नाम के आदमी ने किया, जो भागवत कथा के दौरान ही अपनी सीट से उठकर मंच पर चला गया। इत्मीनान से वो मंच पर चढ़ने के बाद सीधा शिवा शास्त्री के आसन के पास पहुंच गया। अगले ही पल उसने शिवा शास्त्री को देसी तमंचा दिखा दिया। शिवा शास्त्री ने बचने की कोशिश की, लेकिन पिंटू सिंह ने उन्हें नीचे गिरा दिया। हालांकि बाद में पिंटू सिंह को पिस्तौल के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहां तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, वहां तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, इसी में सब समेटा है यही जादूगरी मेरी। सौभाग्य की एक बात कही ललित ने, किसी को हो न हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पड़ेगी एक दिन बांसों पे भारी बांसुरी मेरी। मिलते हैं सोमवार को। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की बात।